और अपने मुस्तकबिल की, अपनी नस्लों की मुस्तकबिल की फिक्र विशाल। जी तारिक, एक और सवाल करूंगा, क्या सुबह से आपको कहीं कुछ बूथों पर ईवीएम को लेकर कोई शिकायत मिली या सब कुछ ठीक ठाक होता रहा? कहीं कोई वोटिंग में ताखीर हुई या सब कुछ ठीक ठाक होता रहा? तारिक नहीं, देखिए बहुत अहम सवाल है विशाल, और ये आपने दिखाया भी, तमाम नाज़रीन तक ये बात पहुंचाई थी कि जिस वक्त पोलिंग शुरू हुई है, वोटिंग शुरू हुई है, तो इब्तदाई 1 घंटा लखनऊ का विक्टोरिया स्ट्रीट और वहां पर शिया कॉलेज का बूथ नंबर 53 1 घंटे तक पोलिंग बंद रही। लोग फजर की नमाज के बाद लाइन लगा के खड़े हुए थे, लेकिन 1 घंटे तक वोट नहीं कर पाए। तो देखिए ये मसाइल सामने आए हैं, और उसका नुकसान भी ये हुआ है कि लोग मायूस होकर अपने घरों को लौटे थे। और कुछ जगह से शिकायतें जरूर आई हैं कि वोटिंग में ताखीर की गई है, या मतलब कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से लोग मायूस हुए हैं। लेकिन फिलवक्त का मंजरनामा यह है कि बेशतर मुकामात पर बड़ी तादाद में लोग निकलकर सामने आ रहे हैं। और देखिए ये आप देख सकते हैं कि कैसे मंजरनामे हैं, ये अपने आप में गवाही दे रहे हैं कि लोग किस हद तक संजीदा हैं, अपने सियासी शऊर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जमहूरी हुकूक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मंजरनामा, ये वो हल्का है जो मतलब मलिहाबाद का, जो आम की बेल्ट, मैंगो बेल्ट कही जाती है। यहाँ पर लोगों को रोजगार के बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा है गुज़िश्ता चंद सालों में विशाल। चलिए, बहुत शुक्रिया तारिक, फिर आपके साथ शामिल होंगे, फिर किसी और असेंबली हल्के में आप पहुंचेंगे। तब तक अब मैं सीधे आता हूं हमारे साथ, जैसा मैंने अपने नाज़रीन को बता दूं, एक बार फिर से हमारे साथ प्रेम कुमार मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, तर्जुमान बीजेपी, और समाजवादी पार्टी तर्जुमान अब्बास मौजूद है। अब्बास जी, मेरा सवाल अब आपसे है, काफी देर आपने सब्र किया, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका। बीजेपी को पिछली बार इस मरहले में की 59 सीटों में से 50 सीटें हासिल हुई थी, आपके खाते सिर्फ 4 लगी थी। 4 का पहाड़ा आप कहां तक पढ़ना चाहेंगे इस मरहले में? 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, कहां तक पढ़ेंगे पहाड़ा आप? 44। जी अब्बास जी, देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हमारे भाजपा के प्रवक्ता को, धन्यवाद कि उन्होंने स्वीकार किया कि कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली थी और एक एम्बुलेंस में 20-20 शव थे। धन्यवाद इनका, इन्होंने स्वीकार कर लिया। मैं सलाम करूंगा लोकतंत्र का प्रहरी और पत्रकारिता, गलत बोल रहे हैं आप, चौथा स्तंभ होता है। दूसरे कंट्री की बात करी हमने, अपने हमारे कंट्री की बात नहीं करी है। नहीं, अपनी कंट्री की बात करूं। प्रेम कुमार जी जैसे जो राजनीतिक विश्लेषक है और सच्चाई के लिए, उनका चाहे सरकारें कुछ बिगाड़े, उन पर 5,000 करोड़ ना हो, लेकिन देश के लिए प्रहरी की भूमिका वो निभा रहे हैं। 55,000 करोड़ के पत्रकार एंकर हो गए, लेकिन प्रेम कुमार जी जैसे जो सच्चाई का कलम थामे हुए हैं और राजनीति का विश्लेषण, चलिए उसका इम्तिहान तो 10 मार्च को हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आज आप कह रहे हैं कि बढ़ाए। जी 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 4 से गिनती कहां से शुरू हो, मैं अपनी गिनती उस थार से करना चाहूंगा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने थार चलाई थी लखीमपुर खीरी के किसानों पर। मतलब आप 4 के लिए थार की बात करना चाहते हैं? मारे गए थे, पत्रकार भी मारे गए थे। जी हाँ, 4 से थार चलेगी ना। थार की स्पीड, इन्होंने जनता को जिस स्पीड से रोका, जनता इनको वापस कर देगी। यहाँ लखीमपुर खीरी है, यहाँ पीलीभीत है। अच्छा, ये तो दावे हो गए, लेकिन मैं चाहता हूं कि बात कुछ बुनियादों पर हो। आप कहें कि मैं 4 से 40 चला जाऊंगा, ठीक है, आप कह लीजिए, आप अपनी पार्टी के बारे में बोलेंगे, लेकिन मुझे मुद्दे बताइए, वजह बताइए, आप कैसे बढ़ेंगे ये बताइए। जी भाई, आपने मुझे अभी पूरे 1 घंटे की डिबेट में 40 मिनट निकलने को है लगभग, और मुझे अभी शुरू किया। मैं आप ही को बोलना है, बोलिए बोलिए। बताना चाहूंगा, जिस थार से किसानों को रौंदा है, उसमें आधी से ज्यादा सीटें उसी किसानों के क्षेत्र की इसमें हैं। किसानों का मुद्दा तो देश का है, लेकिन थार की जो चोट है ज्यादातर आसपास के जिलों में आई है। और वो लोग निघासन में, इनका कोई नेता इस हैसियत में था कि निघासन में जाके प्रचार कर लेता, जहां थार दौड़ाई थी उन्होंने, एक आदमी नहीं जा पाया भाजपा का। ये इस बात का संकेत है कि जब निघासन जैसे क्षेत्र में कोई बीजेपी का बड़ा नेता और कोई नेता जाने की हिम्मत नहीं हुई प्रचार करने की, आज जब वहां चुनाव है, सब याद रखा जाएगा, पाई पाई का किसानों पर जुल्म का हिसाब रखा जाएगा, कोरोना का हिसाब रखा जाएगा, महंगाई का हिसाब रखा जाएगा। और जिन दलितों की बात कर रहे थे ना, दलित बेटियों पर बलात्कार करके पेट्रोल डालकर आग लगा दी, दलितों का, पिछड़ों का संवैधानिक अधिकार छीन रहे हैं, सारा आरक्षण खा गए, जातिगत जनगणना करने को तैयार नहीं है।
जो नौकरियां दी हैं उसमें 1/3 आरक्षण के माध्यम से दलितों को और पिछड़ों को दी। 69,000 शिक्षक रखे गए थे, कहाँ गई 30,000 नौकरियां? सब खा गए। लूट मार करी है पिछड़ों के, दलितों के हकों के साथ। आरक्षण को समाप्त करने जाता है, संविधान विरोधी है। आज देश बचाने की बात है, संविधान बचाने की बात है। तो अगर ये आप पीलीभीत की घटना, कोई से लखीमपुर खीरी की घटना कितनी बड़ी थी कि जो देश के प्रधानमंत्री अहंकार में चूर होकर कहते थे कि मोदी ने जो निर्णय ले लिया उसे कोई नहीं पलट सकता। मोदी के शब्द ईश्वरीय शब्द ये भक्त बताते थे, लेकिन थूक कर चाटना पड़ा। कृषि तीनों के काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। वो उसी बात का था कि तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट थी, तमाम सर्वे थे, उन्होंने कहा किसान तुम्हें माफ नहीं करेगा, किसान तुम्हें साफ कर देगा। और जो फिर दोबारा कुठाराघात किया है कि चुनाव से पहले जिसने थार चलाई थी उसको जमानत कराकर बाहर घुमाया जा रहा है कि देखो हमारा वाला कितना मजबूत है, इसकी थार देख लेना, इसकी धार देख लेना। तो लोगों के दिलों में वो पीड़ा है। लोग उस टैनी बाबू के बेटे को देख रहे हैं कि ना तो आज तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा लिया मोदी जी ने, और योगी जी ने टैनी बाबू के लड़के को बुलाकर सामने खड़ा कर दिया है। मैं सिर्फ यही सवाल करूंगा कि क्या आपको लगता है कि महज एक लखीमपुर वाला वाकया ही जो है आपको 4 से मतलब वहां तक पहुंचा सकता है, जो जिसको आप कहेंगे कि आपने बहुत कामयाबी हासिल कर ली है? साहब, पिछड़ों का आरक्षण खा गए, ये छोटी बात है। संविधान खत्म करने की तैयारी है, छोटी बात है। जातिगत गणना, जनगणना करने को तैयार नहीं है, छोटी बात है। नौकरियां सब ये खा गए। बेरोजगारी आसमान को छू रही है, रोजगार किसी को देते नहीं है। 12 लाख शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, योगी सरकार में पेंडिंग पड़ी जवाब दे सकते हैं, है। कर सकते हैं जी। मैं अपनी बात पूरी करूंगा। अभी बात पूरी नहीं हुई आपकी? अच्छा चलिए चलिए ठीक है, जल्दी पूरी कर लीजिए। मुद्दे, हाँ अभी बात पूरी नहीं। मुद्दे बहुत है, लोग परेशान हैं। कोरोना की महामारी में जो हजारों किलोमीटर खाली पेट नंगे पांव कैसे पहुंचे अपने गांव, पैर के छालों ने हाईवे की सड़कें लाल की हैं। गंगा जमुना के तट, शारदा नदी के तट, सरयू नदी के तट, गंगा जमुना के तट लाशों से पट गए हैं। लाशों को कुत्ते और बिल्लियां नोच नोच के खा रहे थे। और ये जो कह रहे थे ना कि हम पहुंचे, कहां पहुंचे? जो लाखों करोड़ का पैकेज था वो लूट रहे थे आप लोग। सरकारी धन को लूट रहे थे, सरकारी अफसर लूट रहे थे, भाजपा के नेता लूट रहे थे। हद तो जब हो गई कि एक बागपत जनपद में कफन चोरों का गैंग पकड़ा गया और बात ना खुलती। ठीक है अब्बास जी, ठीक है, आपने बोला। अब मुझे जवाब देने दीजिए शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब से। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, आप इन्हें क्रॉस कर सकते हैं जी। हाँ देखिए प्रेम जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। शुभेंदु जी बोलिए। विचार, ये देखिए, ये लड़ाई विचारधारा की है, राजधर्म की है। हम बड़े अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, कैडर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव लड़ना मेरा अधिकार भी है, हमारी पार्टी का भी अधिकार है। इसके बाद आप ये देखिए बातें कैसी कर रहे हैं, कैसी सत्यवादी बातें करते हैं। इनके 4 लोग जेल के अंदर हैं, वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। किन किन लोगों को इन्होंने टिकट दिया है? रामपुर वाले चाचा जी, इनके मैं नाम नहीं लेना चाहता टीवी चैनल्स के ऊपर, कैसे नेता है और कैसी पार्टी है। और जिस आजम खान है, महान शिक्षावादी है, इलाहाबाद के संतों ने लिए तो वो महान होंगे ही, बच्चिया गोदान की थी, तो वो महान होंगे ही, क्योंकि उन्होंने भारत माता को डाइन कहा था। और 2015 में उन्होंने कहा कि हमने जो कहा था वो सही कहा था। जो लोग, जो विचारधारा, जो समाजवाद कहने वाले लोग, जो लोहिया जी का नाम लेके पार्टी बनाने वाले लोग यदि परिवारवाद के साथ और उस आतंकवाद के साथ जुड़े हुए हैं, और आप लोग कौन सी बातें करते हो? ये कहते हो कि भैया भारत माता डाइन है। ये सब जनता जानती है, हमको और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जब यहां पर नोएडा ऐसे शहर में भी जब 6 बजता था तो सपा के गुंडे लड़कियों को ढूंढने के लिए गाड़ी निकाल ले जाते थे। गाड़ियां ढूंढती थी उनको कि कहां से किसको उठा लें। ये था आपका सरकार, और इसीलिए आप लोग चले गए। और दूसरी बात, जो 2012 में भी आए थे, वो मुलायम सिंह जी को जब उन्होंने सबके सामने कहा था कि भैया हमारा अंतिम चुनाव है, और जब उनको जीत आया गया तो उन्होंने अपने बेटे को परिवारवाद के नाते वहां पे दिया। और करगिल में क्या हुआ? मुलायम सिंह जी को लाना पड़ा कि नहीं लाना पड़ा आपको? अमित शाह जी की रैली में आप जब हो रही थी, और आपके सामने अखिलेश जी की भी रैली हो रही थी, कोई आदमी नहीं था करगिल में।
मैं ये बताना चाहता हूं कि सपा के आप जो बात कर रहे हो और प्रेम कुमार जी, यही प्रेम कुमार जी जो कहते थे कि यहाँ यूपी में 10-12 सीटें आएंगी लोकसभा में, जितना बड़ा तो उनको पता नहीं लगा कि 64 सीट कैसे आई। नेता छोटा झूठ, मेरे को कोई भी चीज किसी की भूलती नहीं है, सब कुछ रिकॉर्डेड है। मैं बार बार ये कहता हूं और हर बार ये कहूंगा, ये लड़ाई नहीं है, ये चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है। और इस हालत में लाएंगे आपको सपा को कि अगले 50 साल चुनाव लड़ने लायक नहीं रहोगे। को जनता ने देख लिया है। ठीक है, चलिए पता लगेगा ना 10 तारीख को। इसमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। प्रेम कुमार जी एक बहुत बड़ी बात अभी बोल गए हैं शुभेंदु शेखर वसी साहब, ये चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या है ये मतलब? ये धर्म युद्ध है। देखिए वैशाख जी, ये धर्म युद्ध अगर है और धर्म युद्ध का मतलब अगर वास्तव में सच्चाई और सत्य की जीत है तो ये जनता तय करेगी कि धर्म किसके साथ खड़ा है। धर्म युद्ध है, हम भी मानते हैं, तो चुनाव के परिणाम बताएंगे कि धर्म किसके साथ खड़ा है। तो इसको मैं इस रूप में देखता हूं, मैं वेलकम करता हूं ऐसी बात का जो इसको धर्म युद्ध मान करके चल रहे हैं लोग। अब देखिए, आज तो चुनाव हो रहा है और चुनाव किस कारण से, किस वजह से इधर या उधर होगा, आप उसका विश्लेषण करने का भी समय नहीं है जी। हम तो आज देखेंगे कि ये जो वोट दे रही जनता क्या मन बना करके दे रही है। और आज का दिन होता है कि वोट प्रतिशत किधर है, लोगों का रुझान किधर है, इन सब चीजों पर बात करने का होता है। आज हम बाकी चरणों के लिए जरूर नेता मुद्दे सेट कर रहे हैं, लेकिन जिन जगहों पर आज वोट डाले जा रहे हैं वहां आज मुद्दे सेट करने का समय नहीं है। तो बाकी चरणों में आप देखें, आज भी नेता भाषण दे रहे हैं, आज भी सबके इंटरव्यूज टेलीविजन चैनल पर आ रहे हैं और उसमें मुद्दे गढ़े जा रहे हैं जी। आप देखिए, एक दिन पहले की बात है, अमित शाह जी ने कहा कि बीएसपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब अमित शाह जी को बीएसपी अच्छा परफॉर्म करे या न करे, इससे क्या मतलब होना चाहिए? क्या मतलब होना चाहिए जी? लेकिन उनको मतलब है, क्योंकि इसमें राजनीति है और उस राजनीति को पकड़ने की हम राजनीतिक विश्लेषक कोशिश करते हैं कि क्यों उनकी मजबूरी हो गई कि वो बीएसपी को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं। हम आज अगर बीएसपी बोल रही है कि मुस्लिम वोटर्स जो है वो समाजवादी पार्टी उनका नुकसान करेगी, मुसलमान उनके साथ नहीं है, तो बीएसपी आज क्यों बोल रही है मायावती जी? जाहिर बात है कि मुस्लिम वोट्स उनसे छिटका हुआ है, इस वजह से इनको ऐसा बोलना पड़ रहा है। तो हम उनके बयानों का इस तरह से मतलब लेते हैं और समझते हैं कि पॉलिटिकल टेम्परामेंट क्या है। तो ये राजनीतिक विश्लेषण होता है जिसके आधार पर हम जनता को बताते हैं कि ये वोटिंग पैटर्न है, जनता का मूड ये है, विश्लेषण ये है। आज देखिए, जिन इलाकों में वोट पड़ रहे हैं उसमें 2-4 महत्वपूर्ण है कि अब राजनाथ सिंह जी मंत्री हैं, उनका इलाका भी है। अब राजनाथ सिंह जी की रैली में रोजगार दो के नारे लगे कि नहीं लगे? लगे हैं, ये सच्चाई है बिल्कुल। तो आज उन इलाकों में वोट है जहां पर कि लखीमपुर खीरी में मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी जी, तो उनके प्रभाव वाले क्षेत्र की परीक्षा होगी। वहीं किसान आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय चर्चा हुई, तो ये बातें हैं। अब हम ये नहीं कहते कि आज ही कुछ होने वाला, चुनाव परिणाम ही बताएगा कि कौन मुद्दे कितना असर कर गए। ये बात सही है, लेकिन इस चुनाव में, पिछले चुनाव में जो कुछ था उससे बहुत कुछ बदला हुआ है। अब मुसलमान वोट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, एकमुश्त कर रहे हैं। और जैसे पश्चिम बंगाल में 75% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट किया, इस बार 75 से ज्यादा प्रतिशत मुसलमान समाजवादी को वोट करेंगे, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया हिंदुओं में नहीं है। सांप्रदायिक तो ध्रुवीकरण नहीं है इस मतलब मुसलमान वोट दे रहे हैं, एकजुट होकर दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं वो भी तो हिंदू को ही दे रहे हैं भाई। जब वोट देने वाला मुसलमान है तो दे तो रहे हिंदू को ही ना, समाजवादी पार्टी या उसके मुखिया कौन है? तो ये तो जमहूरियत का एक फैब्रिक दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, सुनिए मैं इस बात को क्लैरिफाई करता हूं जी, क्योंकि ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है। क्योंकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब मुसलमानों को दुत्कार ही दिया, एक भी सीट पर टिकट नहीं देने की समझी, जब सीएए एनआरसी के नाम पर उनके होर्डिंग्स लगा दिए, उनके संपत्ति जब्त करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया,
23 लोगों को लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश में उस दौरान गोली मारी गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। तब हिंदू को भी लगता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं तो ये पोलराइजेशन नहीं है, उनकी मजबूरी है, वो करेंगे क्या, क्यों दे बीजेपी को वोट। इसलिए हिंदू सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण नहीं हो रहा। और आपने जो पॉइंट बताया कि मुसलमान अगर वोट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, तो ये भी मुसलमान या होकर के नहीं, क्योंकि वो असदुद्दीन ओवैसी को तो वोट नहीं कर रहे, किसी मुस्लिम पार्टी को तो वोट नहीं कर रहे जो सिर्फ मुसलमानों के लिए हो। यही कारण है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है। तो हर बार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को मिलता था, इस बार नहीं मिल रहा, इसके बावजूद कि मुसलमान पोलराइज होकर वोट कर रहे हैं। ये मैं विश्लेषण रख रहा हूं, जिनको गलत बोलना है वो बोले। चलिए एक सवाल और यहां पे छोटा सा, इस पे मैं तीनों से जवाब लूंगा लेकिन ब्रेक के बाद। सवाल आपको दे देता हूं ताकि आप जवाब ढूंढे। अभी आपने भी दोहराया इस बात को, प्रेम कुमार जी के हमारे वजीर दाखिला जो हैं पार्टी के बड़े नेता भी, वो कह रहे हैं कि बीएसपी इस चुनाव में बहुत अच्छा कर रही है। फिर दूसरा उनका जवाब यह भी होता है कि बीजेपी संपूर्ण यानी पूर्ण बहुमत से आएगी। तो दोनों बातें कैसे हो सकती है, इस दोनों का मतलब क्या है? बीजेपी पूर्ण बहुमत से भी आ जाएगी, बीएसपी बहुत अच्छा भी कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? क्या बाकी पार्टियों को वोट बिल्कुल नहीं मिल रहे या बिल्कुल एकदम ना के बराबर मिल रहे? छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अपने फील्ड के नुमाइंदों से भी जुड़ेंगे कि इस वक्त ताजा हालात क्या हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, जारी रहेगा इंतखाबी जंग।